नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बिहार में चुनाव से पहले एक नए तरह का डर फैल रहा है। वोटर्स को डराया जा रहा है। डर यह है कि एक अलग तरह की एनआरसी लाई जा रही है। बैकडोर से एनआरसी लाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं और बंगाल में बिल्कुल यही बात ममता बनर्जी भी कह रही है। बिहार में इस साल चुनाव है, बंगाल में 2026 में चुनाव है। दोनों राज्यों के वोटर्स अगर मिला ले तो कुल 9 करोड़ हो जाते हैं। नई वोटर लिस्ट के नाम पर यह एक नया डर क्या है? क्या बैकडोर से वाकई में एनआरसी लाई जा रही है? क्या सुविधा अनुसार वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं? इस डर की एक क्रोनोलॉजी भी बताई जा रही है, जो एक एक करके मैं भी आपके सामने रखूंगी, समझाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ममता बनर्जी की बात सुनाती हूं। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, उनका बयान भी आप सुनिए। এতে অনেক ঘাবলা আছে, মানে স্ক্যাম আছে। বিহারটা তো আসলে বিজেপির গভর্নমেন্ট কিছু করবে না। দে উইল not act for Bihar. Only 3 months are left. Whatever BJP will say, that they will follow. But for Bengal, they are targeting actual Bengal. They are targeting actual migrant workers. They are targeting actual the Bengal people. Because they are afraid. But Election Commission cannot do it unilaterally without talking to the political parties. Political parties are not the bonded labor. Elected government are not the bonded labor. Or the political parties, whoever it may be. I respect all the political parties. তাদের ideology আলাদা হতে পারে, তাদের সিস্টেম আলাদা হতে পারে, but only to help বিজেপি এবং প্রচারকদের দিয়ে এই সব প্ল্যানগুলো করানো হয়েছে। अधिकतम लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे उनकी जन्म तिथि में जन्म स्थान सिद्ध हो सके। हमारा स्पष्ट मत है, ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। आप गरीब वंचित समाज से जो लोग हैं, जिनका सदियों से आपने शोषण किया है, फिर से ही आरएसएस या भाजपा और नीतीश जी उनके सहयोगी शोषण करवा रहे हैं, वोट का अधिकार छीन रहे। इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। अगर वास्तव में ये सुधार करना चाहते थे, मेरा सवाल है, तो लोकसभा खत्म होते ही कर देते। लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही क्यों नहीं कर दिया? मतलब आप इंतजार कर रहे थे कब 2 महीना बचेगा बिहार के चुनाव का, कब बाढ़ आएगा तो हम साजिश के तौर पे छटाई करेंगे ताकि सत्ता में बैठे लोगों को फायदा पहुंचाए। और सवाल उठता है कि केवल बिहार में ही क्यों और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? अब जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सवाल यह है कि जो कदम इलेक्शन कमीशन के डिक्शनरी में इस वक्त था नहीं, अचानक से इलेक्शन से 2.5-3 महीने पहले क्यों लाया गया? सवाल यह कि क्या इसके जरिए बैकडोर चैनल से एनआरसी लाने की तैयारी की जा रही है? सवाल यह भी उठता है कि आखिर विपक्ष में इतनी बेचैनी क्यों है? क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा तो हो नहीं रहा है। इससे पहले भी 13 बार इसी तरीके से वोटर लिस्ट में रिवीजन हो चुका है, तो फिर विपक्ष इतना बेचैन क्यों है? तमाम सवालों का हम ढूंढेंगे जवाब। बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ है। आरजेडी की ओर से प्रोफेसर अनवर पाशा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एआईएमआईएम पार्टी की ओर से डॉक्टर शोएब जमाई हमारे साथ हैं। विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी और राजनीतिक विश्लेषक अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है। इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूं। यह तस्वीर आज चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता एन्यूमरेशन फॉर्म देते हुए दिखाई है। अब इसमें क्या लिखा है, हैशटैग आप पढ़िए, कोई योग्य मतदाता छूटे ना। कहां तो यह बात कही जा रही थी कि मतदाताओं के नाम लिस्ट से काट दिए जा रहे हैं क्योंकि बैकडोर से एनआरसी लाने की तैयारी हो रही है। इसमें वो नाम काट दिए जाएंगे जो कि विपक्षी दल यानी कि आरजेडी के वोटर हो सकते हैं, एआईएमआईएम के वोटर हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स हो सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो तस्वीरें दिखा रही है, ये तस्वीरें तो इससे बिल्कुल उलट है। एक बुजुर्ग महिला इस फॉर्म के साथ दिखाई दे रही है, एक बुजुर्ग आदमी इस फॉर्म के साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि
जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, जिनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए था, उन्हें भी जोड़ने की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो फिर दिक्कत क्या है? आज इसी सवाल के साथ शुरुआत करेंगे और मेरा पहला सवाल आज आरजेडी से ही है। प्रोफेसर अनवर पाशा जी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां तो जोड़ने की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। प्राची जी, मीनाक्षी नाम है। सॉरी मीनाक्षी जी, एक कहावत हमारे यहाँ बहुत मशहूर है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। बिल्कुल इस वक्त जो कुछ आपने तस्वीर दिखाई है, जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वाले फॉर्म बांट रहे हैं और बुजुर्गों को और लेडीज को, हमारी महिलाओं को दे रहे हैं, जोड़ना, जो आपने इसको जोड़ना से आपने इसको बताया कि जोड़ना है। इस देश में हकीकत यह है कि आज भी दो तरह की मानसिकता है हमारी डेमोक्रेसी को लेकर, हमारे लोकतंत्र को लेकर के। एक सेक्शन ऐसा भी है जो किसी भी तरह से वंचित समाज को उनका अधिकार नहीं देना चाहता है। यह हकीकत। सर, ये तस्वीर अधिकार देने की है या अधिकार छीनने की? मैं आ रहा हूं, इस तस्वीर से कुछ नहीं जाहिर है। मैं इनको दे दूं फॉर्म, इनको दे दूं फॉर्म, इससे क्या मतलब, इससे क्या निकलता है? फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, उसमें जो जिस तरह से रिवीजन हो रहा है, ये रिवीजन आम रिवीजन नहीं है। आपने कहा कि रिवीजन पहले भी हुआ है, 22 वर्षों के बाद आज ये रिवीजन हो रहा है। इट इज कॉल्ड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये 22 वर्षों के बाद हो रहा है, आम रिवीजन नहीं है। वोटर लिस्ट तो हमेशा जारी रहता है, हमेशा आप अपना नाम डाल सकते हैं उसमें, उसकी प्रक्रिया है, उसके कुछ उसूल हैं, उसके रूल्स बने हुए हैं। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है और इसमें जिस तरह के उसूल बनाए गए हैं, जिस तरह के इसमें खाने बनाए गए हैं, जिस तरह के सवाल उसमें हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि वो सवाल कितने लोग उन सवालों पर पूरा उतरेंगे और कौन पूरा उतरेगा। मतलब जो वंचित समाज का व्यक्ति है उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिन डॉक्यूमेंट्स को इसमें मांगा जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए जन्म का जो सर्टिफिकेट है। हमारे देश में कितने लोगों के पास जन्म का सर्टिफिकेट है और कौन वो लोग हैं जिनके पास जन्म का सर्टिफिकेट नहीं है, जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते? वंचित समाज, अशिक्षित समाज, गरीब समाज, यह हकीकत है। इसलिए ये पूरी साजिश है वंचित समाज को वंचित करने का, वोटर राइट से, वोटिंग राइट से वंचित करने का। बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में जो ख्वाब बाबा साहब का रहा है कि सबको समान अधिकार मिले और इस देश की सरकार जो वंचित समाज, जो सबसे बड़ी तादाद में है, उसकी सरकार बने। हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जुमला है कि वोट की सत्ता गरीबों की सत्ता है, यानी गरीबों की तादाद इस देश में सबसे ज्यादा है। इस देश की सरकार गरीबों के हाथ से होनी चाहिए, गरीबों के पास होनी चाहिए। गरीब तय करेगा कि इस देश का भविष्य क्या होगा, इस देश का विकास किन राहों पर जाकर चलेगा। अंबानी और अडानी नहीं तय करेंगे। इस देश में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश का भविष्य अंबानी और अडानी तय करें। थे कि उस वंचित समाज तक भी इलेक्शन कमीशन पहुंच रहा है, उसी को आरजेडी ये कह रही है कि दरअसल ये पहुंचने की कोशिश नहीं है, ये काट देने की कोशिश है। प्रदीप भंडारी जी, मेरा सवाल तो सत्ता पक्ष से भी है। साल 2024 चुनाव के ही वोटर लिस्ट पर यह बिहार का इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? एक नए रिवीजन की आवश्यकता क्या थी और क्या इतनी बड़ी आबादी तक वाकई में इलेक्शन प्रोसेस होने तक पहुंचा जा भी पाएगा या नहीं? मीनाक्षी जी, जो लोग जाति जनगणना की बात करते थे, 6 महीने के अंदर जब सेंसस होगा 140 करोड़ लोगों तक 6 महीने में सेंसस के समय पहुंचा जाएगा। मतलब प्रतिदिन 80 लाख लोगों को टच किया जाएगा। बिहार के अंदर प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ 27 लाख से 30 लाख लोगों तक पहुंचना है। तो अगर ये लोग जो जाति जनगणना का स्वागत कर रहे थे, जिसमें प्रतिदिन 80 लाख लोगों तक पहुंचा जाएगा, तो वो कैपेबिलिटी अगर हो सकती है तो प्रतिदिन 30 लाख लोगों तक पहुंचने की कैपेबिलिटी हो सकती है। दूसरी बात, संविधान के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 21(3) की धारा यह कहती है कि इलेक्शन कमीशन समय समय पर इलेक्टोरल रोल को रिवाइज किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कर सकता है और इसी के तहत 1952 से 56, 57, 61, 65, 95, 93 ऐसे तमाम 13 बार हो चुका है। ये लिस्ट मैं भी लेकर बैठी हुई हूँ। 84 में हुआ, 83, 87, 92, 93, 95, 2002 और 2004 तक हुआ।
ये लिस्ट मेरे भी पास है। लेकिन तेजस्वी यादव आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि चुनाव से ऐन पहले करने की क्या जरूरत थी? 2024 के चुनाव से पहले करा लेते, 2024 के चुनाव के फौरन बाद करा लेते, अब क्यों करा रहे हैं? पहली बात तो तेजस्वी यादव पूरे पढ़े नहीं है, तो उनको पूरी नहीं पता। इससे बिहार में ही नहीं हो रहा है, बाकी भी 2026 के राज्यों में जो आने वाले उन सब में भी होने वाला है, बंगाल, तमिलनाडु, सब में होगा। ये देखिए 2015 का मैं लेके आया हूं। 2015 में स्वीप करा था महागठबंधन ने बिहार के असेंबली इलेक्शन में। हम तो नहीं जीते थे 2015 का, एक साल बाद लोकसभा के हुआ था मीनाक्षी जी, 3 लाख फर्जी वोटर पाए गए थे। तो क्या भाई अगर सत्ता पक्ष को या सत्ता पक्ष के पक्ष में होता वोटर लिस्ट से नाम हटाना, डिलीट करना, तो बताइए 3 लाख वोटर जब 2015 में हटे, उस समय में आरजेडी की जो अलायंस है वो स्वीप कैसे कर गई? ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इनको हार का डर है। अब सुनिए मेरी बात, इन्होंने पढ़ा नहीं नोटिफिकेशन। 77,895 ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन पे बूथ पे है, 1,54,977 बूथ लेवल एजेंट सभी पार्टीज ने कर दी है। तो मान लीजिए अगर कोई वोटर छूटता है तो भाई ये बूथ लेवल एजेंट हर पॉलिटिकल पार्टी का, वीआईपी, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, उसका काम है वोटर का नाम जुड़वाना। और इसीलिए प्रक्रिया के अंदर हर समय जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल तैयार होगा वो हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ शेयर होगा। ये हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हो रहा, ये हार का बहाना ढूंढ रहे हैं, इसी कारण इनको दिक्कत है। इनका आर्गुमेंट है, मीनाक्षी जी 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा, कि बाढ़ हो रही है तो कैसे पहुंचा जाएगा। सबसे ज्यादा बाढ़ की स्थिति होती है कोसी इलाके के अंदर, उधर तो मेजॉरिटी सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है पिछले बार के असेंबली इलेक्शन में। तो अगर हमारी मंशा या इस पूरी प्रक्रिया की जो मंशा इलेक्शन कमीशन करा रही उसकी होती है कि सत्ताधारी को फायदा देना, तो फिर कोसी जहां पे सबसे ज्यादा मुश्किल है पहुंचना, वहां तो हम जीते। हमको सबसे ज्यादा भयभीत होना चाहिए कि हमारा वोटर हट सकता है, हम नहीं हो रहे, क्योंकि हमें पता है बिहार की जनता हमारे साथ है। ये लोगों को दिक्कत ये है कि इनको पता है जमीन पे हार रहे हैं, तो अभी इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी का रीपैकेज वर्जन ढूंढ। ठीक है अनवर जी, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन पहले एक बात सभी का कमेंट आ जाए। असदुद्दीन ओवैसी तो एक अलग प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बैकडोर से एनआरसी लाने की ये प्लानिंग है। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। यहां पर तो ये एक रूटीन प्रोसेस है, इस रूटीन प्रोसेस को इस नए एंगल देने की आवश्यकता क्या है? क्या इलेक्शन कमीशन अपना काम करना बंद कर दे? क्या रिव्यू करना बंद कर दे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे हैरानी तो इस बात की होती है कि जब जब विपक्ष इलेक्शन कमीशन के कार्य प्रणाली पर सवाल करता है तो इलेक्शन कमीशन जवाब दे या ना दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको डिफेंड करने के लिए पूरा सामने आ जाती है। मुझे नहीं पता क्या रिश्ता है, हालांकि एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है इलेक्शन कमीशन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे उसके मूव को, एक एक उनके डिसीजन को डिफेंड करती है, कहीं ना कहीं जनता के अंदर ये मन में एक पैदा होता है कि भाई आखिर क्या ऐसी वजह, क्या रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखिए यहाँ चूँकि स्टूडियो में हम लोग बैठे हैं, नोएडा के और दिल्ली के ये 30-40 किलोमीटर का एरिया, हमें अगर ऐसा लगता है कि बस हम इन्हीं को ध्यान में रख के यही भारत है, तो उनको सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, खगड़िया वहाँ पे जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर बारिश के टाइम पे जाना चाहिए कि 1 किलोमीटर चलने के लिए भी यहाँ से कई घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है। घर में रह नहीं सकते, बाढ़ में चीज़ें ऐसे बह जाती है, वो पुरखों के डॉक्यूमेंट्स तो क्या, यहाँ से उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए कोई एक समय का खाने का सामान नहीं होता। 2 वक्त की रोज़ी रोटी कमा कर गुजारा करने वाले उन परिवारों से आप चुनाव से 2 महीना पहले पूछते हैं कि तुम अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ। मतलब इलॉजिकल, सेंसलेस, ऐसे आबादी के लिए जो बरसों से इस चीज़ का पीड़ित रहा है। मैं मान सकता हूं कि आज का युवा पीढ़ी थोड़ा पढ़ा लिखा हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, अब जो बच्चे पैदा हो रहे होंगे फ़ौरन उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, हॉस्पिटल में भी इस तरह के अवेयरनेस। लेकिन 1972 में, 1985 में क्या इस तरह की अवेयरनेस थी? हम अपने यहाँ जो बैठी हुई जनता, वो भी अपने दादा परदादा या अपने पिताजी के जन्म प्रमाण पत्र के बारे में पूछे तो क्या अस्पतालों में उस वक्त बनाया जाता था, किसी सरकारी अस्पताल में? या कितनी अवेयरनेस थी, कितनी संख्या में ये बनता हो? एक डेटा है भारत सरकार के कि पूरे इंडिया में इस वक्त जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है उस क्षेत्र के अंदर एक चौथाई, सर, मुझे मैं क्योंकि पूरी लिस्ट देख रही हूँ, शोएब जमील जी मुझे एक बात बताएं
कि क्योंकि एक बहुत लंबी सीरीज है इन सारे डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र भी है, जिसमें पासपोर्ट भी है, जिसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी हो सकता है, जिसमें जाति प्रमाण पत्र भी हो सकता है, जिसमें वन अधिकार प्रमाण पत्र भी हो सकता है, घर का प्रमाण पत्र भी हो, कोई भी प्रमाण पत्र हो सकता है। नॉट नेसेसरीली कि केवल एक प्रमाण पत्र ही चाहिए या सीरीज हो ये सारे प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है। मैं इतना पूछता हूं, अब जिनके पास वोटर कार्ड है, जिन्होंने 2024 लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, अपने मतों का अधिकार का प्रयोग किया, जो वोटर कार्ड बना वो भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने बनवाए, उनके जो आधार कार्ड बन रहे हैं वो भी सरकार ही बनवा रही है, उनके ही अधिकारी के संरक्षण में बन रहा है। 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की ही सरकार है वहाँ पे। जो भी BLO होगा, जो भी अधिकारी होगा या DM होगा या लोकल जिनसे भी आपको प्रमाण चाहिए होता है, वो सरकार के ही स्तर के लोग होते हैं। ऐसी क्या खामियां यहां से बिहार सरकार के लोअर रैंक के अधिकारियों में मिली, या ऐसी क्या बहुत बड़ी गड़बड़ी इस इलेक्शन कमीशन के कार्य प्रणाली में आपको मिल रहा है कि अभी चुनाव से 2 महीना पहले और 25 दिन ही समय बचा है उसका अनाउंसमेंट होने से पहले 8 करोड़ लोगों तक पहुंचने की आपकी जरूरत पड़ गई। ऐसा क्या स्पेशल इमरजेंसी सिचुएशन पड़ा है? सर, एक ही खबर को मैं कह रही हूं कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी होने की आशंका है तो आशंकाओं को दूर क्यों ना कर लिया जाए? तो इसमें तो आपकी भी पार्टी की सहमति होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारी पार्टी सीमांचल में बड़े चुनाव इलाके में चुनाव लड़ती है, सुनिए, बड़े इलाके में चुनाव लड़ती है और सीमांचल में भी हम भी लड़ते हैं, लेकिन सवाल ये सबके लिए है कि आप जनता के अंदर ये पैनिक स्थिति क्यों पैदा करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी को क्या डर है? और सवाल सिर्फ यही है, जब सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है, आपका सवाल पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन के दायरे में रहते हुए ये सवाल पूछ रही हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन, सर सुन तो लीजिए, अगर इलेक्शन कमीशन एक रिव्यू करना चाहता है, मैं बताता हूं, रिव्यू करने में आपत्ति क्या? एक बार सबकी राय आ जाए। अब नीचे ये पूछिए ना, अगर रिव्यू हो रहा है इलेक्शन कमीशन का तो विपक्ष को आपत्ति क्यों? और सत्ता पक्ष पर जो आरोप है या इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप है कि अभी आपको ये कराने की आवश्यकता क्यों? आपने 2024 से पहले या 2024 के चुनाव के तुरंत बाद क्यों नहीं करा दिया? मीनाक्षी जी, अभी तक तो ये होता रहा है कि जब चुनाव हार जाते हैं तब कोई बहाना बनाता है। इस बार चुनाव हारने से पहले ही बता रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात। दूसरी बात, अभी क्या हुआ, महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी थी, इतने वोट जोड़े गए, इतने वोट पड़ गए। कहा गया ना कि 41 लाख वोटर कैसे लोकसभा, वो आरोप अभी भी कायम है ना। तो अगर लोकसभा इलेक्शन के पश्चात अगर चुनाव आयोग अपने इस आरोप से बचने के लिए कि मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा, जो होगा वोटर उसका वोट बनेगा, जिसका जो वोटर नहीं है उसका वोट नहीं बनेगा, ताकि कल को हारने के बाद ये ना कह सके कि फिर इतने लाख जुड़ गए, कहां से जुड़ गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर ही तो विश्वास नहीं है ना विपक्ष को। ऐसा है ना, तो फिर ना लड़े इलेक्शन। फिर जब इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं तो चुनाव लड़ते क्यों है? फिर ये ना लड़े फिर ये बात। और इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में भी एक एक बात का जवाब दिया है, कोई वहां पे पहुंचता नहीं। जो चिट्ठी लिखी उसमें किसी के साइन नहीं है, बिना साइन के चिट्ठी के कौन जवाब देगा? आप बताइए मीनाक्षी जी, ये है ना, सच है ना ये कि बिना हस्ताक्षर के वहां पे चिट्ठी गई कि ये हमारी आपत्ति है? अरे किसने भेजी है ये तो बताएं, किसने भेजी है? बात मीनाक्षी जी बड़ी साफ सी है कि बाद में ये बात ना हो। और ये बात कहा गया कि बाकी सब कामों के लिए आपको राशन लेना हो, बाकी सब कामों के लिए उन्हीं लोगों के पास कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई दस्तावेज होगा ना उनके पास, कोई कुछ ना कुछ तो होगा ना। आप कुछ ना कुछ अपने इस यहां पर भारत के नागरिक होने का कोई भी प्रमाण दे करके इस देश के मतदाता मतदान में हिस्सा ले सकते हैं, मतदाता लिस्ट में हो सकते हैं। और भारतीय संविधान ये कहता है, बड़ी साफ सी बात है, जिन लोगों को बाकी डर है ना कि भारत का नागरिक ही हो सकता है, यहां तो भारत के नागरिक नहीं, बांग्लादेश के नागरिक MLA तक बन गए, लोकल यहां पे लोकल बॉडी के इलेक्शन लड़के बन गए। भारत के संविधान का साक्षात उल्लंघन है, क्योंकि भारत का संविधान सिर्फ भारत के नागरिकों को मतदान करने का और यहां पे चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। कौन जिम्मेदार होगा जिसने उसका एफिडेविट लिया? क्या कार्रवाई होनी चाहिए उस आदमी पर, उस दल पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? दल पहुंच तो जाते हैं चुनाव आयोग के पास, लेकिन इस बात के लिए कि जो यहां का नागरिक नहीं है, बांग्लादेश का नागरिक है, वो यहां पर बैठ करके इलेक्शन भी लड़ता है, इलेक्शन जीतता भी है और बाकायदा यहां के कानून बनाता है भारत के। ठीक, मैं इस पर एक बार पाशा जी आपका जवाब ले लूं, फिर मैं आ रही हूं विजय शंकर तिवारी जी आपके पास। किस बात का डर है? डर कौन रहा है ये साफ जाहिर है, दीवारों पर इबारत लिखी हुई है
और उसी डर का ये सबब है कि वहां स्पेशल रिवीजन किया जा रहा है, इंटेंसिव रिवीजन। ये आम रिवीजन नहीं, मैंने पहले भी कहा। कौन डरा हुआ इसका अंदाजा आप लगा सकती है। बिहार में बदलाव की एक हवा चल रही, आंधी चल रही, और बदलाव होगा। उस बदलाव को रोका नहीं जा सकता। इस तरह के हथकंडों से बदलाव नहीं रोका जा सकता। रही बात इलेक्शन कमीशन के उस रिवीजन की, क्यों नहीं वो रिवीजन हुआ 2024 के इलेक्शन से पहले? पूरे देश में रिवीजन होना चाहिए था वोटर लिस्ट का, और उस बेसिस पर पूरे देश में इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट का इलेक्शन चुनाव से पहले भी रिवीजन हो रहा होता होना चाहिए। तो क्या विपक्ष ये सवाल नहीं उठा रहा होता कि फिर आप 2024 में आप आरोप लगाते? मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसी वोटर लिस्ट की बुनियाद पर 2024 का इलेक्शन हुआ। अगर वो वोटर लिस्ट बोगस है, अगर उस वोटर लिस्ट को बांग्लादेशियों ने बनाया है, बांग्लादेश का इलेक्शन कमीशन ने बनाया है, तो उसी वोटर लिस्ट पर 2024 का इलेक्शन हुआ है। उस वोटर लिस्ट पर अगर बोगस वोटर लिस्ट है तो ये सरकार बोगस है, जो आज सत्ता में बैठी हुई सरकार। तो 24 की लिस्ट में क्या परेशानी थी, उस पर बिहार का इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? विजय शंकर तिवारी जी, देखो, चुनाव आयोग की जो जिम्मेवारी है निष्पक्ष चुनाव कराना है, और मुझे लगता है उस पर प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहिए। विडंबना इस देश की है कि हम चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। क्यों अभी करा रहे हैं, चुनाव के पहले क्यों करा रहे हैं, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अभी ये जानने के लिए कि ये कराना आवश्यक था, अभी ऑपरेशन सिंदूर को हुए बहुत समय नहीं हुआ है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसी समय देश में एक दूसरी गतिविधि भी चल रही कि एंटी नेशनल ऐसे लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं जो पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं, भारत विरोधियों का साथ दे सकते हैं। ऐसी बस्तियों में जाकर के सभी सरकारों में जाकर लोग खोजे गए। एंगल लेकर आ गए भारत के चुनाव में। मैं बता रहा हूं, खोजे गए लोग निकले जिनके पास कोई प्रमाण नहीं था और भारत में रह रहे हैं, बस्तियों में रह रहे हैं। वो बिहार में भी रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी रह रहे हैं, वो मेवात में भी रह रहे हैं, जम्मू में भी रह रहे हैं, बंगाल में भी रह रहे हैं। और ये भी तेजस्वी जी की आवाज आपने सुनी ना कि केवल बिहार में क्यों हो रहा है। तो मैं तेजस्वी जी से कहना चाहता हूं, केवल बिहार में नहीं, ये सारे देश में होगा कि जहां जहां जिन बस्तियों में अवैध रूप से आपने बिठाया है, रोहिंग्या बसाए हैं, बांग्लादेशी वहां पर बिठाए हैं, जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो उनको खोजा तो जाएगा। और इस देश का नागरिक ही चुनाव करा सकता है, तभी निष्पक्ष चुनाव होगा। उसमें प्रश्न को खड़े हो रहे हैं भाई, ये कोई केवल भारत की बात है क्या? दुनिया भर में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड, सब जगह एनआरसी है। कोई भी अवैध नागरिक अपने देश में नहीं रखना चाहता। आपने देखा ना अमेरिका में क्या हुआ, वो भारत के अवैध लोगों को भी वापस भेज दिया गया। तो यहां जो अवैध लोग रह रहे हैं उनके साथ में पाशा साहब क्यों नहीं कह रहे कि भारत में जो अवैध लोग रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, उनको निकाल के बाहर करो। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ये सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको यहां से डिपोर्ट करे। मैं उनसे मांग करता हूं। तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन अवैध रूप से रह रहा है या कौन वैध है, कौन नागरिक है या कौन नागरिक नहीं है? यही तो सरकार के पास तंत्र नहीं है, सरकार के पास उसे पता लगाने का तंत्र नहीं है। सरकार क्यों सरकार में है? छोड़ दे सरकार, कुर्सी छोड़ दे, इसका जवाब दे। ठीक, पिछले 11 सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार चला रहे। बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार 2 टर्म्स में रही। बिहार के अंदर पिछले लगभग 20 सालों से बीजेपी और नीतीश कुमार जी की अलायंस की सरकार है। लगभग 1-2 साल बीच में थोड़ा आरजेडी का रहा। जो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी डायरेक्ट केंद्र सरकार के निगरानी में रहती है, जो बॉर्डर की सुरक्षा करती है सबकी। अब सवाल ये उठता है कि इतना बहुत बड़ा भयंकर स्थिति बनी हुई है इस देश के अंदर कि रोहिंग्या बहुत बड़ी तादाद में है, बांग्लादेशी बहुत बड़ी तादाद में है। हालांकि बीजेपी का एक जो माइनॉरिटी सेल का एक नेता बॉम्बे में पकड़ा गया था, वो भी बांग्लादेशी ही था। पकड़ा गया ना सर? हाँ, पकड़ा गया ना, पकड़ा है बाद में। पहले जब बीजेपी में वो एंट्री मार रहे थे तो पता तो करना चाहिए, तब पूछना चाहिए था प्रमाण पत्र कि तुम कहाँ से हो, बांग्लादेश से हो, भारत से हो। तो कैसे यही उसको तो सर सवाल है कि अब प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं तो भी परेशानी है, जब प्रमाण पत्र नहीं मांगे जा रहे थे तो भी परेशानी थी। ये ना कहते भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि देश के लोग सब बेवकूफ़ हैं, उनको समझ में नहीं आता है, किसी भी तरीके से आप बरगला दो चलेगा। इतना बताइए, सिर्फ जब इस देश में इतनी प्रचंड समस्या है घुसपैठियों की, अवैध घुसपैठियों की, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का कार्ड लेकर के ये सारे रोहिंग्या कैसे दिल्ली में यहाँ पे बिल्कुल सरकार की
पार्लियामेंट के बिल्कुल 10 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे थे, वहाँ रह रहे थे। क्या पुलिस वाले उस एरिया में थाना नहीं होता? पुलिस वाले वहाँ नहीं जाते हैं? किस पर नज़र नहीं होता? लोकल इंटेलिजेंस नहीं होता हमारे पास? या फिर देश में कहीं पर भी किसी की गतिविधि चल रही है तो इंटेलिजेंस नहीं है? हमारे होम मिनिस्ट्री को नहीं पता है? जब होम मिनिस्ट्री आपके पास इंटेलिजेंस, आपके पास यूएनएचआरसी भी दिल्ली में उसका ऑफिस जो उसको कार्ड दे रहा है, और उसके बाद आप बॉर्डर सिक्योरिटी भी आपके जिम्मे, तो ऐसी क्या फेल्योर है कि आपको लगता है इस देश में इतनी विकट समस्या पैदा हो गई? असल में समस्या कुछ नहीं है, सुनिए, असल में इसके नाम पर देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ कि बिहार और बंगाल में अगर रिव्यू हो जाए असली मतदाता कौन सा है, फर्जी मतदाता कौन है, तो इससे विपक्ष में बेचैनी क्यों है? सवाल पूछा ना ये सवाल, और 24 में सब असली मतदाता थे नहीं थे? चलिए 24 में सब असली मतदाता थे नहीं थे? आपका सवाल एक जो बात, लेकिन जो पाशा साहब ने पूछी थी, सवाल ये नहीं थे, बताइए कि अगर फर्जी मतदाता थे, ठीक है, जवाब दे देंगे प्रधानमंत्री जी, इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब सवाल आपने बात पूछ लिया, करते उसका हैं। जवाब अरे भाई, दे देंगे। अपनी फेल्योर एक्सेप्ट नहीं करते तो देश के लोगों को क्यों बरगला रहे हैं? क्यों माइंडसेट उनका ब्रेन वॉश कर रहे हो? जो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, थोड़ा सा सेंसलेस। सर आ गई आपकी बात, समझ गए आपकी बात आ गई है। प्रदीप भंडारी जी, अब ये मुझे बताएं कि आधार कार्ड ये कह रहे हैं कि किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। फिर अगला सवाल आया कि जन्म प्रमाण पत्र आप कहां से लेकर आएंगे, क्योंकि ऐसे तबके से आने वाले लोग हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र, और फिर उनके माता पिता का भी जन्म प्रमाण पत्र वो कहां से लेकर आएंगे? तो पहला तो कंफ्यूजन इसी लेवल पर है कि आखिर चाहिए क्या प्रमाण पत्रों में, और क्या सारे प्रमाण पत्र चाहिए या केवल एक प्रमाण पत्र से होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं है मीनाक्षी जी। जो 15 साल से सत्ता में नहीं आए वो घबरा रहे हैं कि वापस से उस सत्ता में आने नहीं वाले हैं। जिनका 1.24% वोट शेयर है वो यहां पे ज्ञान दे रहे हैं कि देश कैसे चलना चाहिए, क्योंकि ये विपक्ष में बैठे और आगे भी विपक्ष में बैठेंगे। इनकी ये दिक्कत है। अब मैं एक एक करके आपके बीच में नहीं मैंने बोला था, एक एक आप अपने बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, बादशाह साहब आपके बीच में नहीं मैंने बोला था, आपके बीच में नहीं मैंने बोला था। आप नहीं है अब लार्जेस्ट पार्टी, पहले कभी हुआ करते थे और विपक्ष में पिछले 15 साल से बैठे और आगे भी बैठे रहेंगे। सुनिए मेरी बात, वोट हमारा ही घबराइए मत। तेजस्वी यादव को बिहार कभी नहीं स्वीकारेगा। अब सुनिए, ये पढ़ के नहीं आते हैं। दिल्ली के अंदर घुसपैठियों को हटाने की ड्राइव चल रही है। ये हम सब जानते हैं कि कैसे लोकल पॉलिटिकल पार्टीज, आम आदमी पार्टी और टीएमसी फेक आधार कार्ड बनाती है और उस फेक आधार कार्ड पे घुसपैठियों को लीगल सिटीजन करती है। ये बचकानी बात है ये कहने की कि 30 करोड़ से ज्यादा देश भर के वोटर के अंदर सब फर्जी हैं। अगर 1 लाख भी फर्जी है, 5 लाख भी फर्जी, तो उसको हटाने का हमारा काम है। ये नहीं समझ पाएंगे, इन्होंने कभी गवर्नेंस करी नहीं है। अब देखिए क्या स्थिति है। असदुद्दीन ओवैसी का 2024 के चुनाव में इलेक्टोरल रोड पे उन पे धांधली की आरोप लगा था। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? चुनाव आयोग पर विश्वास रखो, चुनाव आयोग इलेक्टोरल रोल का ध्यान रखता है। असदुद्दीन ओवैसी के 2023 में 2 जगह से नाम पाए गए थे। उन्होंने कहा चुनाव आयोग पर विश्वास रखो, पर एआईएमएम के प्रवक्ता असदुद्दीन ओवैसी की बात में विश्वास नहीं रखना चाह रहे। पता नहीं क्या दिक्कत है शोएब रमई की। अब मैं आना चाहता हूं पॉइंट की। इनने पढ़ी नहीं है इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज। बात भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने की नहीं है मीनाक्षी जी, बात लोकतंत्र की है। ये लोकतंत्र पर कभी ईवीएम, कभी जुडिशरी, कभी इलेक्शन कमीशन, सब पे सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये सत्ता में जनता के सरोकार को जीतकर नहीं आ पाते, क्योंकि इनका इतिहास बूथ लूटने का रहा है और इनका इतिहास रिगिंग का रहा है। ये अब नहीं कर पा रहे। इसमें अगर आपने पढ़ा है पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज में? पॉइंट नंबर 8 यह कह रहा है कि 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से 4.96 करोड़ वोटर्स जो बिहार के अंदर हैं, उनको कोई फॉर्म देने की जरूरत नहीं। उनको सिर्फ यह कहना है कि एक फॉर्म में ऑलरेडी हम रजिस्टर्ड है, बाकी में सब डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट है वो देने की बात है, कोई हर डॉक्यूमेंट तो देना है नहीं। अब मुझे आप बताइए, क्या यह देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई कोई इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है? नहीं ऐसा हो रहा है। यह बंगाल के अंदर भी होगा, ये तमिलनाडु के अंदर भी होगा, और ये सभी इलेक्शंस के अंदर होगा। ये आपने जैसे कहा 13 बार हो चुका है। तो क्या इलेक्शन कमीशन जो उसका लेकिन सर, पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी तो खुद अपने स्तर पर ये रिवीजन करवाने की कोशिश कर रही है। उनका डोमेन है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन का 324 के अंदर जुरिस्डिक्शन है कि वोटर लिस्ट का सिर्फ, और वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल का रिवीजन सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है। अब ममता बनर्जी संवैधानिक ढांचे में विश्वास नहीं रखना चाहती तो उनको मुबारक है। और एक और बात कहूंगा, उन्हें इलेक्शन कमीशन पे शक है, उन्हें बीजेपी पर शक है। अगर उनको इतना शक है तो कैसे चुनाव जीत जाती? वो पूर्ण बहुमत के साथ में चुनाव में आई ना 2021 में भारतीय जनता पार्टी में। ये मुझे मैजिक फॉर्मूला जाना है, पर 10 सेकंड में आपकी बात करूंगा मीनाक्षी जी, 10 सेकंड।
हर स्टेप पे अगर ये पढ़ेंगे प्रेस रिलीज को, क्योंकि पढ़ के नहीं आते, पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं। हर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति से शेयर होगा। तो अगर एक गांव के अंदर मान लीजिए 100 लोग में से 10 लोग का नाम छूट जाता है, हर 10, अरे पढ़े लिखे से कोई बात ही नहीं है भैया। हाँ नहीं पढ़ा, चलो बताओ कितने पॉइंट है, चैलेंज कर रहा हूं। कौन सी तारीख को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज निकाली, बताओ आप पढ़ के जाना, कौन सी तारीख को इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ेंगे। जो लोग इलेक्टोरल रोल पे ज्ञान दे रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि क्या प्रावधान है। ये इनका झूठ है, ये इनका झूठ है। इलेक्टोरल रोल पे डिबेट करने आए हैं, इनको यही नहीं पता क्या। एक पॉइंट के साथ जो आप प्रदीप भंडारी उठा रहे हैं, जो आप पॉइंट उठा रहे हैं, मैं उसी को आगे थोड़ा बढ़ाती हूँ। मैं आ रही हूँ सर आपके पास भी। इसी इलेक्शन कमीशन के प्रेस रिलीज में ये लिखा हुआ है कि केवल इलेक्शन कमीशन डेटा नहीं दे रहा है, और वो अपना डेटा जारी कर देने के बाद जिनका नाम कट जाता है लेकिन ऑथेंटिक है, तो इसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स भी इन्वॉल्व रहेंगे, वो अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये एक बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, इसमें आपत्ति क्या है? मीनाक्षी जी, आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन का जो चरित्र है वो डाउटफुल है। कैसे? इट्स नॉट बियॉन्ड कैसे मीनाक्षी जी? वो इलेक्शन कमीशन का चरित्र में तेलंगाना में कांग्रेस सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से और जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देती है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई भैया बिहार के अंदर। अब परसों तक बोल रहे थे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अब चरित्र डाउन हो गया। आपने सुना, सवाल किया गया इलेक्शन कमीशन से और जवाब देने आ गए हमारे। अरे हम हर लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिफेंड करेंगे। रुकिए, लीड मुझे कर लेने दीजिए मेरा शो। मुझे एक बात बताएं, ममता बनर्जी जीते तो ठीक, राहुल गांधी जीते तो ठीक, प्रियंका गांधी जीते तो ठीक, ये सब जीते तो ठीक, और फिर भी आपको शक चुनाव आयोग पर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है या नहीं? क्यों नहीं सवाल? दक्षिण में कांग्रेस पार्टी की सरकार है या नहीं? इलेक्शन कमीशन पे कार्य प्रणाली पे क्यों नहीं सवाल उठाया जा सकता? क्या डेमोक्रेसी में इसका हक नहीं है? क्या लोकतंत्र में किसी को अधिकार नहीं? क्यों भारतीय जनता पार्टी जो पसंद करेगी सिर्फ वही होना चाहिए? जो आप कहते हैं वही सही, बाकी सब गलत, दुनिया में सब गलत। नहीं, इस लोकतंत्र के अंदर, इस डेमोक्रेसी के अंदर, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के साथ सवाल उठाना, प्रूफ के साथ सवाल उठाया जा रहा है। एक लॉजिक है, सुनिए, तथ्य है कि भाई जब आपके पास पिछले 5 साल का लंबा समय था, स्टेट के लेवल की बात करें, छोड़ दीजिए, फॉरगेट अलोन, लीव अलोन की यहां से आप 2024 के लोकसभा, 5 साल से पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था विधानसभा का बिहार में, 2020 से लेकर 2025 तक का जो समय था, एक्सटेंसिव, एक होता है माइनर रिवीजन जो हर चुनाव से पहले होता है, दिल्ली में भी हुआ था, हमने भी चुनाव लड़ा, लेकिन जो एक्सटेंसिव जो रिवीजन होता है जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होते हैं, ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि आप चुनाव के ऐन 2 महीना पहले और नोटिफिकेशन से 25 दिन पहले आप 8 करोड़ लोगों पे हाफ एजेडली पैनिक वे में पहुंचना चाह रहे हैं? 5 सालों से सोए थे क्या? और ये सवाल आप कहते हैं कि विपक्ष नहीं पूछ सकता, क्या बात करते हैं? डेमोक्रेसी में तानाशाही थोड़ी चलेगी? तानाशाही है क्या? अरे सर, तानाशाही नहीं है, सवाल पूछ रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप चुनाव लड़ रहे हैं, खुद बता रहे हैं चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहा आ रहे हैं उसको डिफेंड करने। अगर हम सत्ता में होते, सवाल वाजिब है, एक्सटेंसिव रिवीजन चुनाव से एंड पहले चुनाव आयोग जवाब देता है पर सुनते नहीं। शक पे मोहर लगा रहे हैं खुद। कोई शक नहीं है, कोई शक को शक नहीं है, शोएब जमाई को शक है भैया। ठीक है, सवाल आ गया। मीनाक्षी जी, अभी जितने भी सवाल यहाँ पे प्रश्न उठाए गए भाई, शोएब सुन लो अब। अरे तुम कोई शहंशाह भी नहीं हो मीनाक्षी, सवाल नहीं पूछ सकते, ये नहीं कर सकते। मीनाक्षी जी एक बात बताइए, ये वोटर लिस्ट रिवाइज नहीं होती, मान लीजिए बिहारी सब निकाल दो, वोटर लिस्ट रिवाइज नहीं हुई, 41 लाख लोग नए जुड़े, ऐसा कहा गया। जब हाई कोर्ट में गए, महाराष्ट्र की इलेक्शन की बात कर रहा हूं, ये सब लोग गए थे ना महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने क्या जवाब दिया इनको? फाड़ के फेंक दी इनकी पिटीशन, ये है ना। तो आपको कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है, और अगर कोर्ट पे विश्वास नहीं है, अगर आपको चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है कि वो पार्टीजन हो सकता है, तो मैं बता दूं आपको, तो मैं आपको फिर बताना चाहिए ना, MS गिल थे मुख्य चुनाव आयुक्त, वहां से रिटायर होने के बाद कांग्रेस की सरकार में मंत्री बने। नवीन चावला पर जो स्ट्रिक्चर कसे गए थे, जो उनके बारे में टिप्पणी लिखी गई थी, और जिस बात के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने नवीन चावला के बारे में कहा था, और रिकॉर्ड है कि राष्ट्रपति को कहा कि ये देखो यहाँ की अंदर की जो बातें हैं वो एक पार्टी को बता रहा है। ऐसे चुनाव आयोग पे आज ये देखिए कि जब अकेली कोई पार्टी करती थी, तब अब लीडर ऑफ अपोजिशन साथ में मिलकर के उसका अपॉइंटमेंट करता है। एक बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शोएब जी,
आप कह रहे हैं कि भाई 100 साल पहले का या 90 साल पहले का कहां से जन्म पत्र। अरे आप तो भगवान राम के 5000 साल पहले के कागज मांग रहे थे आप तो 5 साल अब आप कह रहे हैं कि कागज कहां से लेके आए हम। आप तो 5000 साल पहले के कागज कह रहे थे कि उच्च न्यायालय में दिखाओ ला करके कहां जन्म हुआ, इस कमरे में हुआ या उस कमरे में हुआ, यहीं पर हुआ कि नहीं हुआ।